वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फार्मर स्कॉलर्स में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ टूल्स के बारे में, जैसे कि 5 एनालिसिस, गैंसी गेनबेत्सु और ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट मेथड है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। सबसे बेस्ट मेथड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लगभग हर फैक्टर जो है वो इंक्लूड होता है और ये सबसे ब्रॉड मेथड है। जो बाकी सब मेथड हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं, वो थोड़े नैरो हैं, हर एक फैक्टर को वो कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आपका ये मेथड है वो हर एक फैक्टर को कवर करता है। इसको इशिकावा मेथड भी कहते हैं, इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इशिकावा डायग्राम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काइरो इशिकावा ने डिस्कवर किया था 1960 में। फिश बोन डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिश बोन्स की तरह है। और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉज और इफेक्ट का जो यहाँ पे रिलेशनशिप निकाला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इसमें हम मानते हैं कि इस मेथड में हम मानते हैं कि जो किसी भी प्रॉब्लम के अकरेंस के मेनली 6 कारण होते हैं और इनको हम 6M कहते हैं। 6M यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मदर नेचर, मेजरमेंट, मेथड यानी प्रोसेस। तो ये 6 जो M हैं वो किसी भी प्रॉब्लम के अकरेंस के रूट कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो कॉजेज हम इधर लिखते हैं बोन वाली साइड में, और जो हेड होता है फिश का इस वाली साइड में हम इफेक्ट को यानी प्रॉब्लम को मेंशन करते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की मार्केट कंप्लेंट हो, किसी भी तरह की अगर कोई ऑडिट में फॉल्ट मिले, कोई गैप मिले, तो हम वो जो फिश का हेड है उसमें मेंशन करते हैं। और उससे रिलेटेड जितने भी कॉजेज हो सकते हैं वो हम इधर मेंशन करते हैं फिश के बोन्स में। मैन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सपोज आपकी मैन पावर रिलेटेड, ठीक है, वो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे सब कॉजेज में। मशीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मशीन ब्रेक डाउन हो रखा है मशीन का, तो वो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। और मटेरियल से रिलेटेड आपका मटेरियल एक्सपायर हो रखा है सपोज, तो ऐसी जो सब कॉजेज हैं मटेरियल से रिलेटेड वो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मदर नेचर में हम इंक्लूड करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सपोज रेन, टेम्परेचर, RH। तो इन सब के इफेक्ट को पता करने के लिए हम मदर नेचर की ब्रांचेस में मेंशन करते हैं। मेजरमेंट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं, मेजरिंग डिवाइसेस, उससे रिलेटेड जो भी कॉजेज होते हैं वो मेंशन करते हैं यहाँ पे। और मेथड में यानी प्रोसेस में प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी आपका चाहे BMR का प्रोसीजर हो या आपका BPR का प्रोसीजर हो, आपकी SOP हो, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह आपने देखा कि हर एक फैक्टर को, लगभग हर एक फैक्टर कवर हो जाता है जो भी किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड है। और इसके बारे में ज़्यादा डीपली जानने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में नेक्स्ट डायग्राम में हम बात करेंगे डेविएशन इन्वेस्टिगेशन मॉडल की। तो डेविएशन इन्वेस्टिगेशन मॉडल में हम ये स्टडी करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपकी किसी तरह की डेविएशन कॉज कर सकते हैं, किसी तरह का फेलियर या डिस्क्रिपेंसी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वायरमेंट कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं इन्वायरमेंट में वो इम्पेक्ट कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को। कैसे इम्पेक्ट कर सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स, सपोज इंटरनल फैक्टर जो है कौन कौन से होते हैं इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपका टेम्परेचर, RH जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, या डिफरेंशियल प्रेशर, लाइट। तो ये सारे जो हैं इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंटरनली इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपका टेम्परेचर जो है आउट ऑफ लिमिट है और आपके जो है प्रोडक्ट जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को हेल्प
कर सकते हैं, ठीक है। और लाइट की अगर बात करें तो अगर प्रोडक्ट आपका लाइट सेंसिटिव है, जैसे कि अभी वाइटामिन्स होते हैं, अगर आपने उनको मैन्युफैक्चर किया लाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उनकी पोटेंसी कम हो सकती है। तो उनको हमेशा मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी आपके लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, विटामिन जैसे या कुछ और, उनको आपको मैन्युफैक्चर करना है सिर्फ सोडियम लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ताकि उसकी पोटेंसी जो है वो बनी रहे। और नेक्स्ट फैक्टर हम बात कर रहे थे तो ये है डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर किसी भी प्रोडक्ट की कंटेमिनेशन को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफरेंशियल प्रेशर अगर आपका मेंटेन है तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स थे, इंटरनल फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है। वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, वो भी एक इंटरनल फैक्टर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अगर लिमिट से आपके ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसिटिव है, तो अब उनको ज़्यादा RH में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको जो है इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि रेन, ठीक है, जैसे कि विंड, ठीक है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है। तो ये था, इस तरह आपका एनवायरनमेंट जो है प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स। फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स कैसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, आइए जानते हैं। पुअर डिज़ाइन, आपके जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया का अगर डिज़ाइन पुअर है तो ये आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है, सपोज़ आपके प्रोडक्ट जो भी एरिया जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट को, वहाँ पे कंट्रोल एरिया नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, वहाँ पे जो डोर है वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं, तो उसके पुअर डिज़ाइनिंग की वजह से जो है आपका प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो सकता है और इसकी पोटेंशियल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। पुअर परफॉर्मेंस, अगर आपकी जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हो उनकी परफॉर्मेंस पुअर है, ठीक है, तो वो भी क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक। इनएडुकेट क्वालिफिकेशन या कैलिब्रेशन, अगर आपकी जो भी आप मशीनें यूज़ कर रहे हो उनकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुई है, इनका कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपका बैलेंस जो है वो वेइंग बैलेंस कैलिब्रेट नहीं है और आप उसी में वेइंग कर रहे हो, तो चांसेस है कि जो है वो आपका प्रोडक्ट कम ज़्यादा वे हो सकता है, जिससे जो है वो उसकी पोटेंसी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह जो है आपके जो है मशीनें जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इनएडुकेट मेंटेनेंस, अगर आपने प्रॉपर अपने आप चाहते हो कि प्रोडक्टिविटी बनी रहे और लगातार प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के निकलते रहे आपकी मशीन से, तो आपको अपनी मशीन का ख्याल रखना होगा, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करानी होगी लगातार, ठीक है। जितना आप उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखोगे तब मशीन आपको कभी भी आपको किसी तरह से धोखा नहीं देगी और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है हमेशा अच्छी रहेगी, अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है मेंटेनेंस जो है अगर प्रॉपर नहीं है मशीन की तो वो अफेक्ट कर सकता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, साथ में प्रोडक्टिविटी पे भी, ठीक है। मशीन जो है किसी भी टाइम जो है वो बंद हो सकती है चलते चलते, तो जो है वो हो सकता है आपके प्रोडक्ट को जो है वो इम्पैक्ट करे। ऑब्सोलीट का मतलब है आउटडेटेड, जो अगर आप मशीनें यूज़ कर रहे हो तो ये भी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। सपोज़ आप जो है पुराने ज़माने का हार्डनेस टेस्टर यूज़ कर रहे हो जिसमें टेस्टिंग बहुत स्लो होती है और आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप डिजिटल अपना जो हार्डनेस टेस्टर यूज़ नहीं करके पुराने ज़माने का हार्डनेस टेस्टर सस्ता वाला यूज़ कर रहे हो, तो आप जो है वो
डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे और इस कम्पिटिटिव टाइम में आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि जो एनालिस्ट इन्वॉल्व हुआ है वो टाइम बचाने के लिए जो है ऐसे टेस्ट स्किप कर ले, तो इसलिए जो है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो आपको मशीनें जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब लेटेस्ट मशीनें ही यूज़ करनी है। ठीक है, आउटडेटेड मशीन्स यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट फैक्टर वो है पीपल कैसे इम्पेक्ट करता है, लोग कैसे इम्पेक्ट करते हैं, ये तो काफ़ी अंडरस्टूड बात है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लैक ऑफ नॉलेज स्किल्स, अगर आपके जो भी पर्सन आप इन्वॉल्व कर रहे हो किसी भी प्रोसेस में, तो वो उनमें स्किल्स नहीं है प्रॉपर। ठीक है, उनमें नॉलेज नहीं है प्रॉपर, वो अनस्किल्ड पर्सन है, वो नॉन टेक्निकल पर्सन आपने यूज़ किया किसी टेक्निकल वर्क के लिए, तो वो इम्पेक्ट कर सकता है आपकी प्रोसेस को, डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं भी कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी भी पर्सन को आपको ट्रेन करना होता है। ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी हुई है पर्सन्स को प्रॉपर, तो ये जो है किसी फेलियर में रिजल्ट हो सकता है, किसी तरह की फेलियर कॉज कर सकता है आपकी प्रोसेस में। सपोज आपके जो चेकर्स आपने लगाए हुए हैं विजुअल इंस्पेक्शन के लिए, वो आपके ट्रेन नहीं है और वो कोई भी क्रिटिकल फैक्टर जो है नहीं देख पा रहे हैं टैबलेट्स में, तो और वो उसको सैंपल को पास कर दे रहे हैं, तो इस तरह जो है लैक ऑफ ट्रेनिंग जो है वो आपकी प्रोसेस को डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकता है। ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऑपरेटर को जो है, सपोज कोई ऑपरेटर जो है वो अनट्रेंड है और वो मशीन चला रहा है, तो वो मशीन के ब्रेकडाउन में रिजल्ट कर सकता है। तो ट्रेनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी तरह का पर्सन अगर अनट्रेंड पर्सन है, तो उसके बॉडी किसी तरह का डैमेज हो सकता है बॉडी पे, ठीक है, कोई पार्ट कट सकता है। तो इसलिए पर्सन ट्रेनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। ह्यूमन एरर बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका सबसे मेन जो कॉमन रीज़न है जो माना जाता है कि किसी भी कोई भी प्रोसेस को इम्पेक्ट हुआ है, किसी तरह की डेविएशन हुई है, तो वो ह्यूमन एरर ही माना जाता है। लेकिन ह्यूमन एरर जो है वो हमेशा सबसे मेन रीज़न नहीं होता है। आपको जो है स्टडी रूट कॉज फाइंड आउट करके ही आप डिसाइड आपको करना चाहिए कि ह्यूमन एरर जो है वो रीज़न है। ठीक है, एक्चुअल रीज़न कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो है मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि ह्यूमन एरर ही रीज़न माना जाता है। ठीक है, पुअर लीडरशिप, अगर लीडरशिप जो है वो सही नहीं है तो ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है डायरेक्ट इम्पेक्ट कर सकता है। किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए या किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एक टीम स्पिरिट जो है बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लीडर जो है वो आपको प्रॉपर जो है गाइडेंस देता है, तब आप प्रोसेस को जो है बहुत स्मूथली कर सकते हो। अगर लीडर ही ख़राब है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, तो आपकी प्रोसेस जो है वो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये था पीपल कैसे इम्पैक्ट करता है किसी भी प्रोसेस को। ठीक है, मटेरियल, नेक्स्ट फैक्टर है मटेरियल। मटेरियल कैसे इम्पैक्ट करता है आपके प्रोसेस को, आइए जानते हैं। पुअर क्वालिटी, अगर आपकी जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी पुअर है, तो आपकी जो प्रोसेस है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, वो ख़राब क्वालिटी का आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अगर अच्छी होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी फाइनल प्रोडक्ट पे होगा। वैसे ही अच्छी क्वालिटी आपके फाइनल प्रोडक्ट में आएगी जैसे आप रॉ मटेरियल यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर मटेरियल स्टोरेज। मटेरियल स्टोरेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका मटेरियल जो है प्रॉपर वैसी कंडीशन में ही स्टोर होना चाहिए
जैसा कि उसमें लेबल क्लेम है, ठीक है। जब मटेरियल की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ही मटेरियल स्टोरेज होना चाहिए। सपोज़ आपका कोई मटेरियल है वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप जो है वो मटेरियल को ऐसी कंडीशन में रख रहे हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख रहे हो, तो उसकी एक्टिविटी हैम्पर हो सकते हैं और जो है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डायरेक्टली हैम्पर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर बात करें तो ये है पुअर वेंडर। वेंडर जो आपका सप्लायर है वो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल आपको देगा और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी। पुअर वेंडर जो है पुअर मटेरियल सप्लाई करेगा और उससे आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी का होगा। अनअप्रूव वेंडर, जो भी आपका सप्लायर है वो अप्रूव होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आपको उसको यूज़ करना है। अगर आपने अनअप्रूव वेंडर यूज़ कर लिया तो ये आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। जो भी आपकी प्रोडक्ट की जो आपके वेंडर्स की लिस्ट है, क्वालिफाइड वेंडर्स की लिस्ट है, उसी में से चूज़ करना चाहिए आपको वेंडर, ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इस तरह मटेरियल जो है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। किसी तरह की डेविएशंस, डिस्क्रिपेंसी से बच सकते हो अगर आपने मटेरियल को इन सब फैक्टर्स में मटेरियल का ध्यान दिया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर मेथड्स, जो इन सब फैक्टर्स के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने मेथड्स कंट्रोल करके रखा है तो आपकी बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी प्रोसेस में किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी, डेविएशन या फेलियर आए। आप फर्स्ट फैक्टर जो मेथड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसीजर वर्सेस प्रैक्टिस। जैसा आपका प्रोसीजर में लिखा गया है, जैसा आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखा गया है, जैसा आपका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में मेंशन है, जैसा आपका बीपीआर में स्टैंडर्डाइज है, जो भी प्रोसीजर वैसा ही अगर आप फॉलो कर रहे हो, मीन्स प्रैक्टिस में वैसे ही ला रहे हो, तो आपकी जो है वो किसी भी तरह की बड़ी मार्केट कंप्लेंट आने के चांसेस नील हो जाते हैं। स्मॉल छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आपको ऑडिट में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। हमेशा ही स्मॉल कोई सजेशन आ सकता है, कोई हल्की फुल्का जो है वो फैक्टर जो है वो हो सकता है, लेकिन कोई क्रिटिकल फैक्ट जो है वो पॉइंट नहीं मिलेगा ऑडिट में। तो इसलिए जो है जैसा प्रोसीजर में लिखा हुआ है, जैसा आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखा हुआ है, वैसा ही आपको फॉलो करना है प्रैक्टिस में, तभी आप किसी भी तरह की ऑडिट पास करवा सकते हैं और किसी तरह की मार्केट कंप्लेंट से बच सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी आपके पास जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है एरिया में, उसकी आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आपके पास जो है वो ऑडिट के टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए और आपके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी तरह की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपके पास वो बीएमआर अवेलेबल होना चाहिए जिसकी मार्केट कंप्लेंट आई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो काफ़ी कंपनियां देखी गई हैं जो इस चीज़ को नज़रअंदाज करती हैं, और बहुत सारी बड़ी कंपनियां इस फैक्टर को बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, इसी वजह से वो सक्सेसफुल हैं। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है आपके एक कंट्रोल्ड एरिया से ही आने चाहिए, मतलब मीन्स वो कंट्रोल होने चाहिए क्यूए के थ्रू या ठीक है, ताकि कोई भी कहीं से भी डॉक्यूमेंट उठा के यूज़ करना शुरू ना कर दे, ठीक है। इसलिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना है, अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के यूज़ से आपको बचना है, ठीक है। इससे डाटा इंटीग्रिटी जो है आपकी मेंटेन रहेगी अगर आपने कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस,
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है आपकी प्रोसेस की क्वालिटी को। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी है वो आप यूज़ कर रहे हो वो वैलिडेटेड होनी चाहिए। आपकी प्रोसेस जो है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और जैसा आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लिखा हुआ है वैसे ही स्टेप्स ऑपरेटर को फॉलो करने हैं। ठीक है। डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट फैक्टर है डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेशन। जैसा आपका प्रोसेस डिज़ाइन है, अगर आपकी प्रोसेस जो है वो सही से डिज़ाइन है और आपकी फॉर्मुलेशन जो है वेल डिज़ाइन है, वेल वैलिडेटेड है, डॉक्यूमेंटेड है, और तो आपकी जो किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है। किसी तरह के आपको फेलियर होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोसेस जो है वेल फॉर्मुलेशन जो है वो वेल वैलिडेटेड है। कंट्रोल पैरामीटर्स, कंट्रोल पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी फैक्टर्स की तरह कंट्रोल पैरामीटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रिटिकल कंट्रोल पैरामीटर, जैसे जितने भी क्रिटिकल कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं वो आपके बीएमआर में मेंशन होने चाहिए। ठीक है। सपोज जैसे कि एम्पियर लोड हो गया, जैसे कि मशीन का सीलिंग टेम्परेचर, फॉर्मिंग टेम्परेचर, या मशीन की आरपीएम, ये सब जो है वो ब्लेंडर की आरपीएम, तो ये सब जो है वो क्रिटिकल कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपके प्रोसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है आपके मेंशन होने चाहिए बीएमआर में, मींस ताकि आप अपनी प्रोसेस को कंट्रोल करके रखें और उसमें कोई ऐसा बड़ा डेविएशन ना आ सके। ठीक है, किसी तरह के फेलियर आने के चांसेस बहुत कम रह जाए। स्पेसिफिकेशन, नेक्स्ट मेथड है स्पेसिफिकेशन। तो जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस हैं वो वेल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है। आपके जो भी आप इन हाउस स्पेसिफिकेशन बना रहे हो वो भी रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ करके ही आपको स्पेसिफिकेशन रखने चाहिए, तभी आप जो है वो प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो और किसी तरह के फेलियर से बच सकते हो। आपके जो टेस्ट मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो वो भी वैलिडेटेड होने चाहिए। सपोज आपका जो एनालिटिकल मेथड है जो क्यूसी टेस्टिंग कर रहा है वो वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन आपका किया होना चाहिए। आप कोई भी क्लीनिंग कर रहे हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बाद, कोई किसी तरह की क्लीनिंग कर रहे हो तो वो भी वैलिडेटेड होनी चाहिए, तो तभी आपके किसी भी तरह के फेलियर के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक। पुअर लेबलिंग, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी प्रोसेस की जो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग प्रॉपर है, ठीक है, तो किसी भी तरह के मिक्सअप के चांसेस जो हैं वो नहीं रहते। ठीक है, ठीक है, और किसी तरह के मिक्सअप के चांसेस नहीं रहते, किसी तरह के कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस तरह जो है आपकी लेबलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको अभी आपको ध्यान रखना चाहिए। कंटेनर, किसी तरह की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए उसका ये बहुत कंटेनर बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो कंटेनर की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी में रहेगा और किसी तरह की फेलियर के चांसेस, किसी तरह के जो है वो फेलियर डेविएशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये था आपका डेविएशन इन्वेस्टिगेशन मॉडल, जिसमें हमने स्टडी किया कि ये सारे फैक्टर जो है वो किस तरह जो है वो आपकी किसी तरह की डेविएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को कंट्रोल किया तो आपकी जो है वो ऑडिट पास जो है होने के चांसेस रहते हैं बिल्कुल, और किसी तरह की मार्केट कंप्लेंट को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो इस डेविएशन इन्वेस्टिगेशन मॉडल की मदद से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना फार्मा स्कॉलर्स को। थैंक यू।